हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। अभी 11 मई को सुप्रीम कोर्ट की एक 5 जज बेंच ने दिल्ली के मामले में एक बड़ा अहम फैसला दिया। कोर्ट ने डेमोक्रेसी की बात की, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की बात की, कहा कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में दिल्ली का प्रशासन होना चाहिए। एलजी की पावर्स को कम बताया और कहा कि केंद्र का दिल्ली के मामले में सिर्फ 3 मैटर्स में इंफ्लुएंस रहेगा: पब्लिक ऑर्डर, लैंड और पुलिस। कल रात केंद्रीय सरकार ने एक अध्यादेश, ऑर्डिनेंस जारी किया, यानी 8 दिन के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस के दिए हुए फैसले को पलटने के लिए केंद्र सरकार एक अध्यादेश ले आई। और आज खबर आई कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन, पुनर्विचार याचिका भी दायर की है। बेहतर होता कि अगर अध्यादेश पुनर्विचार याचिका के फैसले के बाद आता, अगर वो याचिका कोर्ट निरस्त करती और रिजेक्ट करती तो बेहतर होता। भारत में सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम नहीं है। उनके नाम में शब्द सुप्रीम है, लेकिन वो सुप्रीम नहीं है, सुप्रीम संविधान है। हम एक संसदात्मक शासन प्रणाली वाले देश हैं, लेकिन हमारी संसद भी इंग्लैंड की तरह सुप्रीम नहीं है कि वो जिस मर्द को चाहे औरत बना दे और औरत को मर्द बना दे। सबको संविधान की जो डिफाइंड बाउंड्रीज हैं उनके अंदर कार्य करना है। इसी को संविधानवाद का आइडिया या कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कहते हैं। क्या सर्वोच्च न्यायालय के दिए हुए फैसले को संसद निरस्त कर सकती है? यह प्रश्न आज देश में सब लोग पूछ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के दिए हुए फैसलों को स्टेट की विधानसभाएं भी कानून बनाकर पलट सकती हैं। बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा कि क्या यह कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला है। मैं बिल्कुल देशवासियों को क्लैरिफाई कर दूं कि केंद्र सरकार ने कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को बदला जाना एक आम रूटीन प्रोसेस है। 100 से ज्यादा तो केसेस मैं जानता हूं जिनमें ऐसा हुआ, लेकिन क्योंकि हम मोटिवेटेड बात करते हैं इसलिए हमने ज्यादा जिक्र शाहबानों के पलटे जाने का किया। जल्ली कोठी के मामले में, वोडाफोन के मामले में, एनिमी प्रॉपर्टी के मामले में, प्रमोशन के मामले में संविधान का संशोधन किया गया। एक आम लॉ से नहीं बल्कि संविधान में बदलाव किया गया। बिल के पहला जो संविधान संशोधन हुआ वो सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले, दुराई राजन का मामला था, मद्रास से रिजर्वेशन को स्ट्राइक डाउन किया गया था। संविधान का संशोधन करना पड़ा और ये एक अनुच्छेद में क्लॉज इंसर्ट किया कि अगर कोई स्पेशल प्रोविजन किया जाता है अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए तो वो समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा। क्या सुप्रीम कोर्ट के किसी भी फैसले को संसद, और आपको मालूम होना चाहिए कि जिस जिस सब्जेक्ट पर संसद कानून बना सकती है उस पर केंद्र सरकार अध्यादेश ला सकती है। जो एग्जीक्यूटिव पावर है यूनियन की वो उन सारे मैटर्स में है जिन पर संसद को कानून बनाने का अधिकार है। अब जाहिर है कि इस मामले में संसद को कानून बनाने का अधिकार है तो उन्हें अध्यादेश लाने का भी अधिकार है। अध्यादेश बहुत स्पीड से आया और अध्यादेश में एक बहुत लंबी प्रीएम्बल है, वेयर एज कई पेजेस में है। कैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संसद कानून बनाकर या सरकार अध्यादेश के जरिए पलट सकती है? समझिए इस बात को। अगर कोई बच्चा फेल हो जाए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हिसाब से क्योंकि उसके 40% नंबर नहीं आए
तो अब संसद को या सरकार को अध्यादेश लाकर या कानून बनाकर यह अधिकार नहीं कि उस बच्चे को पास डिक्लेयर कर दें, उत्तीर्ण डिक्लेयर कर दें, यह अधिकार नहीं होगा। लेकिन संसद को यह अधिकार होगा कि वो कह दें कि पासिंग मार्क्स अब 30% होंगे, और अगर इस बच्चे के 30% नंबर आए हैं, गो कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको फेल डिक्लेयर किया, वो अपने आप पास हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को पलटने के लिए उन फैसलों का जो बेसिस है, उस बेसिस को हटाना पड़ता है। अगर आपने बेसिस हटाए बिना सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटा तो यह कहलाता है ब्रेजन ओवर रूलिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। लेकिन अगर आपने बेसिस को हटा दिया है तो फिर यह संसद का अधिकार है कि संसद कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को पलट दे। उत्कल कंस्ट्रक्टर्स का 1987 का मामला है। उड़ीसा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को, जिसने स्ट्रक डाउन कर दिया था फॉरेस्ट प्रोड्यूस कंट्रोल ऑफ ट्रेड एक्ट 1981, पलट दिया उसको। अब फिर जब उसको चैलेंज किया गया तो खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को इनइफेक्टिव किया जा सकता है लेजिस्लेटिव पावर्स का इस्तेमाल करके बाय रिमूविंग द बेसिस ऑफ द जजमेंट। ये वैलिडेटिंग ऑफ लॉस का एक वेल नोन तरीका है। पृथ्वी कॉटन मिल्स का पुराना जजमेंट है 1969 का, जिसमें गुजरात असेंबली ने एक वैलिडेशन लॉ पास किया था। रिट्स पड़ी पेंडिंग थी कोर्ट में टू वैलिडेट अ टैक्स, जिसको कोर्ट ने इलीगल डिक्लेयर कर दिया था, और उसको भी बाद में कोर्ट ने माना कि वो वैलिड एक्सरसाइज ऑफ पावर है। इसका मतलब यह कि अगर कोई केस कोर्ट में पेंडिंग है तब भी संसद उसको कानून बनाकर नया कानून बना सकती है उस पर। यह समझना कि कोई चीज सब जुडिस है तो उस पर पार्लियामेंट लॉ नहीं बना सकती, यह लॉ की गलत अंडरस्टैंडिंग है। बल्कि संसद को यह भी अधिकार है कि फिक्शन क्रिएट कर दे। कोई चीज है नहीं मौजूद, लेकिन अगर संसद कहे कि यह है तो कोर्ट को फिक्शन जो क्रिएट किया है उसको भी मानना पड़ेगा। कोर्ट को अपना इमेजिनेशन संसद पर नहीं लागू करने का अधिकार जो संसद ने कहा है वो मानना होगा। अब ये जो नया ऑर्डिनेंस आया है, इसने क्या काम किया? इसने पहले तो यह कहा कि चाहे कोई भी जजमेंट हो, डिक्री हो, ऑर्डर हो, जो दिल्ली की असेंबली की पावर्स होंगी वो इस ऑर्डिनेंस के हिसाब से होंगी। इसका मतलब एक क्लॉज आ गया बिल्कुल साफ तौर से कि यह ऑर्डिनेंस लाया ही गया है 11 मई के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए। पॉलिटिक्स में परसेप्शन इंपॉर्टेंट है। परसेप्शन में यह अब सिग्नल गया कि फेडरलिज्म और डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकारों की पावर्स पर यह अंकुश लगाता है ऑर्डिनेंस। केंद्र की यही दलील थी सुप्रीम कोर्ट में। फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर की पावर्स के बारे में जहां यह शब्द आया था कि वो गवर्नर एक्ट करेंगे इन हिज डिस्क्रिशन, इन शब्दों को हटा दिया गया सेक्शन 41 ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के एक्ट से, 1991 का एक्ट है। और वहां लफ्ज अब आ गए कि लेफ्टिनेंट गवर्नर की यह पावर होगी इन हिज सोल डिस्क्रिशन, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर उन 3 मामलात को, पुलिस, लैंड, पब्लिक ऑर्डर को छोड़कर बाकी मामलात में जो चुनी हुई सरकार है उसके एडवाइस पर चलेंगे। अब यहां पे शब्द आ गया है सोल डिस्क्रिशन। ऐसा लगता है कि जैसे बेसिस जो है वो बदल दिया, और अगर यह बेसिस बदला है तो फिर यह कानून वैलिड खुद सुप्रीम कोर्ट मानेगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की एक और बुनियाद थी, डेमोक्रेसी को इंपॉर्टेंस दी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इंफेसाइज की,
और यह कहा कि सारी यूनियन टेरिटरी एक तरीके से ट्रीट नहीं की जाएंगी। दिल्ली की यूनियन टेरिटरी है लेकिन असेंबली भी है। क्योंकि असेंबली है इसलिए ये स्टेट की तरह बिहेव करे, और इसलिए केंद्र की जो और यूनियन टेरिटरीज के बारे में पावर्स हैं वो दिल्ली के बारे में नहीं होंगी। अब ये जो ऑर्डिनेंस आया है ये एम्फसाइज कर रहा है कि यूनियन टेरिटरी जो है वो यूनियन गवर्नमेंट का ही एक हिस्सा है। असेंबली होने के बावजूद, चुनी हुई सरकार होने के बावजूद केंद्र का उस पर कंट्रोल होगा। ऑर्डिनेंस ने यह भी कहा कि दिल्ली सुई जेनरिस है, जैसे कोर्ट ने भी कहा था कि असेंबली है, लेकिन उसे ट्विस्ट कर दिया है। ऑर्डिनेंस ये कह रहा है कि दिल्ली में जो कुछ फैसले होते हैं उनका एक राष्ट्रीय महत्व है, देश के और नागरिक भी उससे इफेक्ट होते हैं, देश की जो इंटरनेशनल इमेज है उस पर भी उसका असर पड़ता है, क्योंकि वहां एम्बेसीज हैं, डिप्लोमेटिक मिशंस हैं। इसलिए केंद्र सरकार का और राष्ट्रीय सरकार का उसमें दखल होना चाहिए। बेसिकली ये बात कही जा रही है कि गवर्नर को, लेफ्टिनेंट गवर्नर को यह समझना कि वो इलेक्टेड नहीं है, इसलिए उसकी पावर्स नहीं है, उसको हटाकर यह बात कही जा रही है कि वो भी नॉमिनी है एक इलेक्टेड सरकार का, यानी केंद्र सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले की बुनियाद रीजनल एस्पिरेशंस को बनाया था और कहा था इससे राष्ट्र की एकता को बल मिलता है। क्या इस ऑर्डिनेंस ने उस बेसिस को पलट दिया? यह सुप्रीम कोर्ट की अब बेंच जिसके सामने यह मैटर जाएगा उसको देखेगा। मुझे नहीं लगता कि गर्मियों की छुट्टी के दौरान इस मामले को कोई बेंच सुनकर इस ऑर्डिनेंस पर कोई स्टे लगाएगी। अगर यह संविधान पीठ के सामने फिर गया तो कई साल और लगेंगे। आमतौर से जब कोई ऑर्डिनेंस बनता है या लॉ बनता है उसकी संवैधानिकता की प्रिजम्पशन होती है, तो कोर्ट यह मान के चलेगी कि यह ऑर्डिनेंस वैलिड है, संवैधानिक है। दिल्ली की सरकार जो इसको चुनौती देगी वो कहेगी यह असंवैधानिक है। साबित करना होगा कि किस तरह असंवैधानिक है, क्योंकि वास्तव में बात यह है कि एक विंडो है, पार्लियामेंट के पास दिल्ली के मामले में कानून बनाने का अधिकार है। सरकार को इस ऑर्डिनेंस को लाने का अधिकार था, क्योंकि कोई अथॉरिटी ऐसी थी नहीं जो सिविल सर्विसेज के ट्रांसफर्स के बारे में हो। अब वो अथॉरिटी बनाई गई है, इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। वहां एक वॉइड था, उस वॉइड को इस ऑर्डिनेंस ने पूरे करने की कोशिश की। इस जजमेंट में भी दिया हुआ था। अब सवाल यह है कि जो आपने अथॉरिटी बनाई उसमें मुख्यमंत्री जो है वो अल्पमत में हो जा रहा है, तो क्या उसके अंडर में काम करने वाला होम सेक्रेटरी या चीफ सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर को ओवर रूल कर देगा? क्या ये जो अथॉरिटी बनी है इसको हम पूरे देश के और राज्यों पर लागू कर सकते हैं? ये वो प्रश्न होंगे जिन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार रहेगा। और बड़ा प्रश्न जो चीफ जस्टिस ने कहा था कि स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये कहती है कि ब्यूरोक्रेट मंत्री को रिस्पॉन्सिबल हो और मंत्री विधानसभा को रिस्पॉन्सिबल हो और विधानसभा लोगों को रिस्पॉन्सिबल हो। वो 3 चेन ऑफ अकाउंटेबिलिटी जो हैं वो कहीं ऑर्डिनेंस ने बेसिस उनका नहीं हटाया सही से। अगर कोर्ट ने ऐसा माना तो फिर इस अध्यादेश को असंवैधानिक घोषित किया जाएगा। हमको कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए, लेकिन सरकार को यह शक्ति प्राप्त थी कि वो इस ऑर्डिनेंस को लाए, क्योंकि कहीं ना कहीं आर्टिकल 239 ए में सर्विसेज के मामलात में क्लैरिटी पूरी नहीं है और वो क्लैरिटी लाने का संसद को अधिकार है। और क्योंकि संसद को अधिकार है
तो सरकार को अध्यादेश लाने का अधिकार है। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और लाइक जरूर क्लिक करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।